कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो शायद थोड़ी सी आपको बताने में दुविधा होगी, परेशानी होगी, आप ये ना समझ सके कि ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। किंतु हम कुछ ऐसी ट्रिक के माध्यम से, या फिर कह सकते हैं कि संस्कृत के कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों की सहायता से इसको इतना आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि एक बार पढ़ लेने के बाद, एक बार समझ लेने के बाद आपको दोबारा उच्चारण स्थान नहीं पढ़ना होगा, और न ही सवाल परीक्षा में आपके कोई प्रश्न गलत होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सूत्र लिखने जा रहे हैं, या कह सकते हैं आप अपने भाषा में ट्रिक, कि किस ट्रिक से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रिक है, कह सकते हैं, या सूत्र है, यहाँ लिख लीजिए, सूत्र या ट्रिक। ठीक, उसके बाद यहाँ आएगा वर्ण। कौन से सूत्र के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, और उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। ठीक, अब पहला लिखिए। पहला लिखिए अकुह, अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। आप भी हमारे साथ बोलते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है ये। तो पहला सूत्र जो है, या ट्रिक जो है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ठीक, दूसरा लिखिए। दूसरा क्या है, इचु यशानाम, इचु यशानाम तालु, तालु, इचु यशानाम तालु। तीसरा क्या है, तीसरा है ऋतु, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। चौथा ऋतु, ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। पांचवा क्या है, पांचवा क्या है, उ पु पद्य मानीयानाम, मानीयानाम ओष्ठव, उपुद्ध मानीयानाम ओष्ठव। ओष्ठव। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ए दैतो, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ
तालु। फिर अगला है ओदवतो कंठोष्ठस्य, फिर उसके आगे है वकारस्य दंतोष्ठम। यानी कि ये जो 7-8 सूत्र हैं हमारे, जो 7-8 ट्रिक है, इसी के माध्यम से हम कुछ ऐसा समझाने की कोशिश करेंगे, ऐसा बताने की कोशिश करेंगे कि इन सूत्रों के ही माध्यम से, इन्हीं में वो सारे सब वर्ण समाहित हैं जिनके माध्यम से हम उनका उच्चारण स्थान बहुत आसानी तरीके से जान सकते हैं। और इसको जानने के बाद फिर आपको दोबारा ना तो कहीं पढ़ना पड़ेगा, ना तो फिर से समझना पड़ेगा। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से कॉपी में नोट्स करते जाइए। सबसे पहले तो आप लोग जो भी पढ़ाई करते हैं उसको बैठकर नोट्स लेके, पेन लेके सारी चीज़ें पढ़ लो। किसी भी चैनल पे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, जो चीज़ें ढंग की हो, चाहे जिस चैनल की हो, एक चैनल को फॉलो करो और वहाँ से उस चीज़ों को लिखते जाओ। ये नहीं कि कुछ देर इस चैनल का देखे, कुछ देर उस चैनल का देखे, कुछ देर इस चैनल, स्किप ना करिए, उसको पूरा लिख के तैयार कर लीजिए ताकि बार बार उस चीज़ को ना पढ़ना पड़े। आइए हम लोग क्रम से एक एक चीज़ें देखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। तो अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कु, चू, टू, तू, ओ, यानी कु का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब त वर्ग, सॉरी ट वर्ग, तू का मतलब त वर्ग, पू का मतलब प वर्ग। तो इतना आप सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि क वर्ग के अंतर्गत 5 अक्षर आते हैं। वर्गीय व्यंजन, वही वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत कुल कितने 25 वर्ण आते हैं। तो ये कु, चू, टू, तू, पू के अंतर्गत कुल 25 वर्ण हैं। तो इन्हें तो आप जानते हैं, समस्या आपको यहाँ से नहीं है, समस्या इसके आगे है। जो आप नहीं जानते उन्हीं को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए ट का उच्चारण स्थान क्या होगा तो आप बता देंगे। आपसे पूछ लिया जाए ब का उच्चारण स्थान क्या होता है तो आप बता देंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि ज का उच्चारण स्थान क्या होता है तो आप बता देंगे। समस्या यहाँ नहीं है। अब समस्या आपको जो होगी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ह का उच्चारण स्थान क्या होता है तब आपको प्रॉब्लम होगी। आपसे पूछ लिया जाए कि य का उच्चारण स्थान क्या होगा, आपसे पूछ लिया जाए कि तालव्य स का उच्चारण स्थान क्या होगा, समस्या यहाँ है, इसे आप नहीं समझ पाते। ये कौन से वर्ण को, कौन से उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान, किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होगा, समस्या ये होगी आपको। तो आइए हम समझते हैं और देखते हैं बारी बारी से करके एक एक को। अब यहाँ देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए आप लोग, ये क्या है, अ है। अ क्या है, ये मूल स्वर है हमारा, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। तो सबसे पहले जो मूल स्वर है वो हमारा कौन कौन से है, अ, ठीक, एक ये मूल स्वर है। फिर अ के बाद क्या होता है, आ, दोनों लिख लीजिए, मूल स्वर भी और दीर्घ स्वर भी, अ और आ दोनों। उसके बाद अब आपको यहाँ कु दिखाई देगा, कु मतलब क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत आपको हमने बताया कौन कौन से वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ। और जो इनका उच्चारण होता है वो मुंह के किस भाग से होता है, तो कंठ से, कंठ ध्वनि से। तो कंठ ध्वनि से होता है, इसलिए ये क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक। अब उसके बाद क्या आता है, ह। ह व्यंजन के किस भाग में, व्यंजन के 3 भाग बताए थे कि व्यंजन
3 भाग में विभाजित है। कौन सा? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, और एक और था, अन्य था जो इससे हट के संयुक्त व्यंजन। तो ह किसके अंतर्गत आता है? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। तो इस ह को यहाँ ले जाके लिखिए हाँ, और उसके बाद फिर क्या लिखा है? विसर्ज। विसर्ज का मतलब विसर्ग, तो उसके साथ लिख दीजिए, हम चिन्ह बना दे रहे हैं विसर्ग का, विसर्ग। यानी कि ये सारे जो वर्ण है ये किस, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ से होगा। किससे? इनका ये जितने सारे वर्ण हैं, इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान जो होगा वो क्या होगा? कंठ होगा। यहाँ लिख दो उच्चारण स्थान कंठ। ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो अब आप बखूबी बता देंगे विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। आपसे पूछे कि ह का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप बता देंगे कि ह का उच्चारण स्थान कंठ होगा। आपसे पूछे अ या आ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप बता देंगे कि कंठ होगा। ठीक। और इसका सिंपल सा जो फार्मूला है या ट्रिक है आपका, वो ये है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। यानी कि जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे कंठ पहले से ही लिखा हुआ है, आपको अब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ फिट करने की ज़रूरत है। जैसे अकुह, तो आ इस श्रेणी में आ गया, कु से क वर्ग आपका ये आ ही गया। ठीक। फिर ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत ह आता है, आपका ह भी यहाँ आ ही गया है इसमें। फिर विसर्ग की बात हो रही तो विसर्ग भी लिख दिए। तो यानी इस तरीके से इन सारे वर्णों का जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठ होगा। इसी तरीके से आइए दूसरा देखते हैं। ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा इचू, इचू यशा नाम तालु। ई को सबसे पहले लिख लो, तो यहाँ ई लिखो, बड़ी ई भी लिख लो। ठीक। अब ई हो गया। अब यहाँ क्या आ रहा है? चू आ रहा है। चू मतलब च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, ञ। ठीक। अब उसके बाद यहाँ य लिखा है, इचू य शा नाम तालु। यह व्यंजन के किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो यह जो है अंतस्थ व्यंजन है, तो यहाँ अंतस्थ व्यंजन को भी लिख लो, यह। फिर ये क्या है? तालव्य श है आपका, इस तालव्य श को भी लिख लो यहाँ पर। ठीक। अब इचू यशा नाम तालु, इचू यशा नाम तालु, यहाँ तालु पहले ही लिखा है। तो यानी कि ये सारे जितने वर्ण हैं, ये सभी के सभी वर्ण किस में आएंगे? तालु के अंतर्गत आएंगे। ताल, या इसको तालव्य भी बोल देते हैं, चाहे तालु लिखो चाहे तालव्य लिखो, बात एक ही है। इसको चाहे कंठ लिखो चाहे कंठ लिखो, कंठ लिखो। ठीक। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि तालव्य श का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए, और पूछा भी जाता है, आप यूपी टेट चाहे देख लो, चाहे अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा में देख लो, चाहे यूपी बीएड एंट्रेंस में देख लो, अब ये नहीं पूछे जाते, क्योंकि आयोग भी जानता है कि ये आपको आता है, ये आपको आता है। ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा। कंफ्यूजन आपका यहाँ क्रिएट हो रहा है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस माध्यम से आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस फार्मूले को थोड़ा सा देखिए, समझिए, 2-3 बार 4 बार रिवाइज करिए, लिख कर रिवाइज करिए, ताकि दोबारा ये समस्या ना हो, और जहाँ एग्ज़ाम देने जाएं तो आप एकदम सही करके आएँ, वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो।
तो ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो ई का उच्चारण स्थान आप बताएंगे तालु। ठीक, आपसे पूछा जाए य का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो य का उच्चारण स्थान आप बताएंगे तालु। ठीक, उसके आगे हम अगला देखते हैं। ठीक, अगला क्या है, ऋतु रसाणाम रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी इसको री को लिख लो यहाँ सबसे पहले, री, फिर यहाँ टू, ऋतु क्या है, टू, टू मतलब ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। ठीक, अब ऋतु र, र क्या है, र अंतस्थ व्यंजन है, तो इसे भी लिख लो र। फिर मूर्धन्य स, मूर्धन्य स को भी लिख लो, मूर्धन्य स ये किसके अंतर्गत आता है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा, मूर्धा, ट, मूर्धा या मूर्धन्य, मूर्धन्य। ठीक, मूर्धन्य क्यों कहा जाता है, ये मुख के ऊपरी भाग से बोला जाता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अण। आप देख रहे होंगे या बोलने का प्रयास करो तो देखेंगे कि आपका जो ये अंदर का मुंह के अंदर का ऊपरी जो भाग है, ऊपरी छत है, वहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, यानी ये मुंह के अंदर के ऊपरी भाग से बोला जाता है। ठीक, तो अब आपसे पूछा जाए कि तालव्य मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो मूर्धा। जैसा कि मूर्धन्य स मूर्धा, यानी मूर्धन्य स मूर्धा से ही बना हुआ है, सीधा सीधा, आपको भूलना भटकना बनाए, मूर्धन्य स मूर्धा। दरअसल थोड़ा सा समझ लीजिए, हम लोग जो बोलते हैं स स स, काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि इन तीनों को क्या कहते हैं, ऐसे ही समेटते चले जाते हैं। तो समझने की बात यह है कि ये जो स है ये आपका तालव्य स है, तालव्य स है, और ये जो आपका है ये आपका मूर्धन्य स है, और जो ये है ये क्या है, दंती स है, दंती स है। तो आप हमेशा जब भी इनको बोलने की कोशिश करें तो सिर्फ स ना बोलिए, दंती स बोलिए, फिर इसको बोलिए तालव्य स, फिर इसको बोलिए मूर्धन्य स। ठीक, तो आपको खुद ही भेद पता चल जाएगा, और इन तीनों का उच्चारण स्थान सिर्फ आपके उच्चारण के साथ ही, उनके नामों के साथ पढ़ने के साथ ही क्लियर हो जाएगा, आपको अलग से याद भी नहीं करना होगा। काफ़ी लोग तो ये होता है कि या इस कंफ्यूज में हो जाते हैं कि ये तीनों स दे दिया जाता है, इसमें से पूछ लिया जाता है कि ये अक्षर दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो अब अगर आपको ये पता है कि ये मूर्धन्य स है तो तुरंत वहाँ पे ऑप्शन में लगा देंगे मूर्धन्य, बात खत्म यही। ठीक, तो इसका भी ध्यान रखें आप लोग। अब उसके बाद जो अगला है उसको देखते हैं। अब यहाँ लिखा है ऋतु लसानाम दंता, यानी ये पहले से ही क्लियर हो गया कि ये जो वर्ण आएंगे वो दंत वर्ग के अंतर्गत आएंगे, यानी उसका जो इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो दंत होगा। ऋतु लसानाम दंता, री का यहाँ आप लिखिए ल, री का ल। अब यहाँ तू है, तू का मतलब त वर्ग, त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो त, थ, द, ध और न।
ठीक, अब इतनी बात यहाँ हो गई। अब फिर ल, ल किसके अंतर्गत आता है? ल कौन सा वर्ण है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो ल क्या है? ल अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व। ठीक, तो ल अंतस्थ व्यंजन, इस अंतस्थ व्यंजन को भी लिख लो ल। फिर यहाँ पर कौन सा स है? आपको साधारण सा नहीं पढ़ना, दंती स है, तो यहाँ दंती स का वही लिख लो। तो ये सारे वर्ण आप किस इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान जो होगा वो क्या होगा? दंत होगा। दंत या दंत्य, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दंत्य। ठीक, इस तरीके से हम 4 देख चुके। अगला देखते हैं, ऊ पू पधमानी यानाम ओष्ठव, यानी आपके लास्ट में सब में लगा हुआ है। जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता। उसी तरीके से ऊ पू पद्मानी यानाम ओष्ठव। तो ऊ मतलब ऊ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? इनका उच्चारण स्थान होगा क्या? ओष्ठ, ओष्ठ या ओष्ठ, ओष्ठ है। अब ऊ और ऊ हो गया। फिर यहाँ क्या है? पू है। तो अब पू के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आता है प, फ, ब, भ और म। ये सारे वर्ण, इन सारे वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान जो होगा वो ओष्ठ होगा या ओठ होगा। यानी कि जब हम बोलते हैं तो इससे हमारे जबड़े का जो ये होठ है दोनों मिल जाते हैं आपस। उच्चारण करके देखिएगा, प्रयास करना, देखिए क्या निकल के आता है। ठीक, अब उसके बाद अगला जो है ए दैतो कंठ तालु, यानी ए दैतो कंठ तालु। तो ए और अय क्या है? ए और एक अय किसके अंतर्गत आते हैं? कंठ और तालु के अंतर्गत आते हैं। कंठ प्लस तालु। कंठ और तालु के, तो कंठ तालु इसमें लिखा है ए दैतो कंठ तालु, अर्थात ए और ए कंठ और तालु से मिलकर बना है। कंठ और तालु से मिलकर कैसे बना है? तो आइए इसको भी हम समझ लेते हैं कि कंठ और तालु इसको क्यों कहा जाता है, ये दो उच्चारण स्थानों से मिलकर क्यों बना है। आइए यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखते हैं हम कि कैसे बना है, इसको भी मिटा देते हैं। तो अब आपको पता है कि एक ऐसा स्वर है, तो ये संयुक्त स्वर है। पहली बात, ये संयुक्त स्वर है। ये किससे मिलके बना है? अ और ई से, अधन ई। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। अब अ का उच्चारण स्थान क्या है? पहले ही हम आपको बता चुके हैं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है, अर्थात अ का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? कंठ होगा। अ कहाँ है? ये, इसका सूत्र क्या है? ये अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अर्थात अ का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा?
कंठ होगा। तो ये क्या हो गया, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ हो गया। अब बचा आपका ई। ई कहाँ है, तो ई इस सूत्र में है, ईचु यशानाम तालु, यानी ई का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, तालु होगा। तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। तो अब कंठ और तालु मिला के क्या हो गया, कंठ तालु। तो यहां पे क्या आया, ये दयतो कंठ तालु। तो यानी कंठ और तालु से मिलकर जो बना है वो क्या है, ए है। तो इसलिए इसे कंठ तालु कहते हैं। ठीक, इसके आगे भी देख लेते हैं हम लोग, एक दो और जो बचे हुए हैं। इन उच्चारण की सहायता से यदि आप देखेंगे और इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपके जो उच्चारण स्थान हैं इससे संबंधित जो सवाल रहेंगे वो कभी गलत नहीं होंगे। और यहाँ से भारी मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ पे लड़का गलती कर देता है, और गलती होती कहाँ है, गलती अक्सर इन्हीं में होती है। यहाँ से गलत करेगा वो, यहाँ से गलत करेगा, यहाँ से गलत करेगा, लड़का यहाँ से गलत करेगा। ठीक, यहाँ से ये गलती होगी, इससे गलती होगी, इससे गलती, यहाँ से आप बिल्कुल नहीं गलत करेंगे। ये जो है यहाँ से आपका गलती नहीं होगा। ठीक, इस बात को बहुत बारीकी से समझ लीजिए और एक ही बार समझिए ताकि दोबारा फिर ना पढ़ना पड़े, ना समझना पड़े। ठीक, यहाँ से आपकी गलती नहीं होगी, यहाँ से भी नहीं होगी। ये सब वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन आप जानते ही, आपको इतना रटा हुआ है, इतनी बार रट चुके हैं कि उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अगला देखिए, ठीक, क्या है यहाँ सातवां, ओदौतो कंठोष्ठम, ओदौतो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, ओष्ठव। ठीक, तो ओदौतो कंठोष्ठम के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, ओ और औ, ओ औ। अर्थात इसका जो सूत्र होगा वो उच्चारण स्थान होगा, क्या होगा, कंठ प्लस ओष्ठ। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ ये दोनों मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। इनको भी समझना हो तो कैसे समझेंगे हम, ओ, ठीक, तो ओ कैसे बनता है, अधन उ बराबर ओ। तो अब हमने आपको क्या बताया था कि अ किस वर्ण के अंतर्गत आता है, अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो अ क्या हुआ, कंठ हुआ। और उ का उच्चारण स्थान क्या होगा, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। तो इस तरीके से उ कहाँ है, उ पु पधमानी या नाम ओष्ठव, इस सूत्र में। तो उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हुआ। तो ये क्या है, ओष्ठ। तो ये कंठ और ओष्ठ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, ओ का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए जो ओ और औ है इनका उच्चारण स्थान जो होगा वो कंठोष्ठ होगा। अब एक और बचता है, इसको आप लोग लिख लेना, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। ओदौतो कंठोष्ठव,
ओ दौतो कंठोष्ठो का मतलब है ओ और औ। ओ और औ का उच्चारण स्थान जो होगा कंठ अवरोष्ठ होता है। कहने का मतलब है कि अ धन उ बराबर ओ, तो अ और उ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो इसलिए इन दोनों के सहयोग से आपका ओ का निर्माण होता है, इसीलिए इसे कंठोष्ठ कहते हैं। ठीक, अगला देख लीजिए। इसका जो अगला है 8वां, वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात वकारस्य दंतोष्ठम का व होगा। इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? दंत और ओष्ठ, इन दोनों के संयोग से व का वो होगा, मेल होगा। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि व का जो उच्चारण स्थान होगा वो दंत और ओष्ठ होगा। इस तरीके से आज जो हमारे उच्चारण स्थान थे, इन किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होगा, इसको हम बहुत सरल विधि से समझाने की कोशिश किए हैं। और हम ये समझने की कोशिश की है कि किस वर्ण के अंतर्गत कौन सा उच्चारण स्थान आएगा और कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं कि उनका उच्चारण स्थान क्या होगा। जहाँ पे जो समस्या थी उसको हम सरल ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कोशिश ये है कि अगर आप लोग इसको 3-4 बार लिख लेंगे और पढ़ लेंगे और इसका उच्चारण कर लेंगे, तो भविष्य में जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आप शामिल होंगे, तो उच्चारण से संबंधित आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। धन्यवाद।